हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्याली ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ ठंडाई का गिलास खत्म किया और पलटकर अक्षर की तरफ देखने लगी, जो उसके ही करीब आ रहा था। अक्षर को देखकर वो मुस्कुराई और फिर वापस उस टेबल की तरफ घूमकर उसने दूसरा ठंडाई का गिलास भी उठा लिया। अक्षर हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था अपनी स्नोफ्लेक और बेबी डॉल को कि दोनों होली का त्योहार बिना किसी शर्त के मना ही नहीं सकती। उसने तो बहुत पहले ही ठंडाई पी ली थी, लेकिन थोड़ी नॉर्मल ज्यादा नहीं, क्योंकि उसे अपने होश खोने भी थे और होश में रहना भी था। तभी उसकी नजर वहां पर रखी हुई टेबल पर गई, जहां पर बहुत सारी पिचकारियां और रंगों से भरे हुए बड़े बड़े टब थे। उसने एक पिचकारी उठाई और उसे भरकर प्याली पर चला दिया। प्याली, जो अभी ठंडाई पीने में बिजी थी, वो अपने ऊपर ठंडा पानी महसूस कर एकदम से कांप उठी और पलटकर अक्षर की तरफ देखने लगी। अक्षर को देखते हुए अब उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो मुस्कुराते हुए उसके पास गई तो अक्षर भी उसकी तरफ बड़ी ही इंटेंस नजरों से देख रहा था। वो अक्षर के बिल्कुल करीब आई और अपना हाथ अक्षर के गाल पर रख दिया। अक्षर को जैसे ही अपने गाल पर रंग बिखरता हुआ महसूस हुआ, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे पता ही नहीं चला कब प्याली ने अपने हाथों में रंग भर लिया था। उसने तुरंत एक बार फिर से प्याली पर पिचकारी चलाई, लेकिन वो रंग प्याली पर जाता उससे पहले ही प्याली उससे दूर भाग गई और अपने हाथ में दूसरी पिचकारी लेकर अक्षर पर चलाने लगी। दोनों पिचकारी से खेल रहे थे। प्याली के कदम लड़खड़ा रहे थे और वो बहुत ज्यादा मुस्कुराए जा रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर अक्षर जल्दी से उसकी तरफ आया और उसके हाथों से प्याली लेकर दूर फेंक दी। प्याली तुरंत उसकी पकड़ से भागी और उस टब के पास जाकर खड़ी हो गई, जो रंग वाले पानी से भरा हुआ था। उसने अपनी कमर पर अपना हाथ रखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर अक्षर जल्दी से उसकी तरफ आया और उसके हाथों से प्याली लेकर दूर फेंक दी। प्याली तुरंत उसकी पकड़ से भागी और उस टब के पास जाकर खड़ी हो गई, जो रंग वाले पानी से भरा हुआ था। उसने अपनी कमर पर अपना हाथ रखा और अपने दूसरे हाथ से पिचकारी का इशारा करते हुए डांस शुरू किया। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो बोले रे जमाना खराबी हो गई। अक्षर की नजर उसके कमर पर टिक गई, जहां से पल्लू के नीचे से उसका कोरा पेट साफ नजर आ रहा था। प्याली बड़ी ही अदा से उसकी तरफ उंगलियां करते हुए अपने करीब आने का इशारा करने लगी। उसे यूं अपनी तरफ बुलाते देख अक्षर भी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। अक्सर जैसे ही उसके करीब आया, प्याली ने वहीं पास में रखे हुए टेबल से रंग उठाया और मुट्ठियों में भरकर उसके ऊपर डाल दिया। नशे में होने की वजह से वो पूरी तरह से अपने होश खो चुकी थी। वहीं अक्सर पूरी तरह से रंग से भर चुका था। मेरे अंगराजा, जो तेरा रंग लागा। वो प्याली के बिल्कुल करीब हुआ और उसे कमर से पकड़ लिया। प्याली की आंखें उससे भी ज्यादा गोल गोल घूम रही थी। अक्सर उसकी तरफ देखते हुए बोला, दूर से क्या रंग फेंके जा रही हो? अगर रंग लगाना है तो अपने जिस्म से जिस्म मिलाकर रंग लगाओ। उसकी बात सुनकर प्याली के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। उसने अपना गाल अक्षर के गाल के बिल्कुल पास किया और उसके गाल से अपना गाल रगड़ने लगी। अक्षर के हाथ उसकी कमर पर और भी ज्यादा कस गए तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। लेकिन कुछ ही पलों में प्याली एकदम से अक्षर से अलग हो गई और गोल गोल घूमने लगी। उसके कदम इस तरह से लड़खड़ा रहे थे कि वो जब अपनी जगह पर सीधी खड़ी हुई तो भी उसे पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आ रही थी। इतना मजा क्यों आ रहा है? तूने हवा में भांग मिलाया।
इतना मज़ा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। अक्षर की तरफ देखते हुए वो बहुत ही खूबसूरती से अपने हाथ दाएं बाएं हिलाते हुए डांस कर रही थी। उसने अपना सिर गोल गोल घुमाकर नशे में होने का इशारा किया। दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। अक्षर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। वो एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा। प्याली ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाते हुए उसकी तरफ आई विंक की। अक्षर का मन किया कि अभी उसके उन रसीले होठों को अपने होठों में दबा ले। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। म्यूजिक अब और भी ज्यादा लाउड हो चुका था। दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाने लगे। हो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, मन चली चाल कैसे नवाबी हो गई। तो अक्षर ने उसकी पीठ पर ही अपना हाथ रख कर उसे जोर से घुमाया और प्याली एक बार फिर से उसके सीने से आ लगी। दोनों एक साथ पीछे की तरफ हटे और फिर से वहां पर रखी हुई पिचकारी लेकर एक दूसरे पर रंग डालने लगे। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। हाँ जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। कुछ पल बाद दोनों ने पिचकारी को एक साथ साइड में फेंका और एक दूसरे के करीब आकर पूरी मस्ती से होली एंजॉय करने लगे। जहाँ एक तरफ अक्षर और प्याली दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे, वहीं जसन भी अति को अपनी तिरछी नज़रों से देख रहा था। उसे देखते हुए ही अति को महसूस हो चुका था कि वो पूरी तरह से भांग के नशे में टुन्न है। जसन ने टेबल पर रखे हुए रंगों से अपनी मुट्ठी भरी और अति की तरफ बढ़ने लगा। अति की आंखें बड़ी हो गई। उसने जसन को चैलेंज भरी नजरों से देखते हुए अपना सिर ना में हिलाया। तभी म्यूजिक बजने लगा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, अरे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। अति ने जसन को अपने करीब आते देखा। तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भागती उससे पहले ही घर की सर्वेंट उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। अति की आंखें तुरंत हैरत में फैल गई। उसने पलटकर पीछे जसन की तरफ देखा, जो अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। वो उसको रंग लगाता उससे पहले ही अति ने उसे जोर से धक्का दिया और गाने के साथ साथ बोली, तनिक शर्म नहीं आए, देखे ना ही अपनी उमरिया, तनिक शर्म नहीं आए, देखे ना ही अपनी उमरिया। जसन ने उसे तिरछी नजरों से देखा। अति ने मुस्कुराते हुए उसे कॉलर से पकड़ा और जसन ने भी चेहरा उसकी कमर से लगा लिया। हो 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए। जसन ने अति का हाथ पकड़कर उसे हल्का सा नीचे की तरफ किया और फिर तुरंत खुद ऊपर की तरफ उठकर उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेटते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लिया। इस वक्त उन दोनों पर चारों तरफ से रंग गिरने लगा। जसन ने अपने दोनों हाथों में भी रंग लिया और फिर अति के गालों पर लगाने लगा। अति का चेहरा कुछ रंग से लाल हो रहा था और कुछ जसन के प्यार से। जसन ने अब दोबारा अति की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे गोल गोल घुमा दिया। मुखड़े पे रंग लगाए बड़ा रंगीला सावरिया, मुखड़े पे रंग लगाए बड़ा रंगीला सावरिया, चुनरी पे डारे अबीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। अति हंसी और फिर अपना दुपट्टा गोल गोल घुमाकर उसने जसन के कमर पर डाला और उसके साथ कमर से कमर हिलाने लगी। होली के रंग में जहां जसन और अति भी पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे, वहां पर एक तरफ अमानत और रेयान खड़े थे। अमानत और रेयान दोनों सोफे पर बैठे थे और दोनों के सामने ट्रे रखी हुई थी जिस पर ठंडाई के गिलास थे और दोनों कंपटीशन कर रहे थे कि ज्यादा ठंडाई कौन पिएगा। डोंट टच माई चोली, उफ ये होली हाय ये होली, उफ ये होली हाय ये होली, हे डू मी ए फेवर लेट्स प्ले होली, उफ ये होली हाय ये होली। रंगों में है प्यार की बोली, उफ ये होली हाय ये होली, उफ ये होली हाय ये होली।
डू मी ए फेवर, लेट्स प्ले होली। अमानत मुंह बनाते हुए बोली। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते रेयान। मैं पहले भी तुम्हें हरा देती थी और अब भी तुम्हें हरा दूंगी। देखना, सारी ठंडाई मैं पी जाऊंगी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रेयान नशे से बंद होती हुई अपनी आंखों से उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो बस तुम चाहिए हो। ये बोलते हुए वो अमानत के ऊपर झुका। अमानत ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, अच्छा, इतना प्यार करते हो तुम मुझे? रेयान उसकी तरफ देखते हुए बोला, प्यार तो बहुत छोटा सा शब्द है, तुम तो मोहब्बत हो मेरी। ये बोलते हुए वो एकटक अमानत को देख रहा था, लेकिन अमानत के चेहरे में उसे अमानत नहीं बल्कि जन्नत दिखाई दे रही थी। वहीं अमानत नशे में होने की वजह से रेयान से नाराजगी भूलकर उसकी बातों में खो रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो फिर अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हमेशा दोस्ती दोस्ती क्यों करते रहते हो? मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसका नाम नहीं बताते। अगर मुझसे करते हो तो मेरा नाम लो ना, मुझ पर अपना प्यार जाहिर करो, पर तुम तो करते ही नहीं हो। ये बोलते हुए उसने शिकायती नजरों से रेयान को देखते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ मारा, तो रेयान पीछे की तरफ हो गया। रेयान ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा। दोनों सोफे पर पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर झुके हुए थे। रेयान ने उसे अब अपने बिल्कुल करीब किया और बोला, ये तो तुम मुझसे पूछो हेवन कि मैं तुमसे कितनी मुश्किल से दूर रहता हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हें पता है, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मन तो करता है कि तुम्हें अपनी बाहों में समेट कर तुम्हें खूब सारा प्यार करूं, लेकिन तुम मुझे इजाजत ही नहीं देती। अमानत उसे देखते हुए बोली, और अगर मैं तुम्हें ये इजाजत दे दूं तो? नशे में होने की वजह से उसे पता ही नहीं चल रहा था कि रेयान उसे ट्रेजर नहीं हेवन बुला रहा है। रेयान दिलकश मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर बोला, क्या सच में तुम मुझे खुद को प्यार करने की इजाजत दे रही हो? अमानत ने अपना सिर हाँ में हिलाया। रेयान मुस्कुराया और बोला, तो इसके अलावा और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करना चाहता हूँ हेवन। तुम्हें पूरी तरह से अपने प्यार में रखना चाहता हूँ। ये बोलते हुए रेयान पूरी तरह से अब अमानत पर झुक गया और उसने अमानत के होठों पर अपने होठ रख दिए। अमानत ने भी अपने जो हाथ उसके कंधे पर रखे हुए थे वो अब पूरी तरह से उसकी गर्दन पर लपेट दिए और उसके होठों को अपने होठों पर महसूस कर उसे रिस्पॉन्स देने लगी। अमानत को जन्नत समझकर उसे पैशनेटली किस करते हुए रेयान पूरी तरह से अमानत में खोने लगा था। हर बढ़ते पल के साथ उनकी किस और भी ज़्यादा डीप और इंटेंस होती जा रही थी। अमानत और रेयान दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और वहीं दूसरी तरफ मीठी ने मुंह बना रखा था। अरनात उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीठी मान ही नहीं रही थी। वो पता नहीं किस बात को लेकर उससे नाराज थी। अरनात ने अपने आगे आगे चलती हुई मीठी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, कब से तुम्हें रंग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ स्वीट, लेकिन तुम हो कि नाराजगी छोड़ ही नहीं रही हो। आखिर मुझे बताओ तो सही, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मीठी मुंह बनाते हुए बोली, आपको कौन सा मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है मिस्टर स्वीट? तो क्यों मनाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे? मत बनाइए ना। ये बोलकर उसने अरनात को धक्का दिया और एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ गई। अरनात ने टेबल पर रखे हुए रंगों की तरफ देखा और उन्हें अपनी मुट्ठी में भरकर वापस मीठी की तरफ भागने लगा। मीठी के सामने आया और अपनी मुट्ठी में भरे हुए रंगों को उसके गाल पर लगाने लगा। मीठी एकदम हैरान रह गई। गुस्से से लाल चेहरा अब रंगों से भर चुका था। नीला पीला लाल गुलाल, उस पे तेरे गोरे गाल। लेकिन अगले ही पल उसने अपना नाक सिकोड़ा और अरनात को धक्का देकर दूसरी तरफ चल दी। अरनात पीछे से उसकी चाल देख रहा था, जिसे देखते हुए उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी। काली काली आंखों वाली
मस्त मस्त तेरी चाल है। मीठी को भी रियलाइज होने लगा कि वो अपनी नाराजगी से अरनाथ का त्योहार खराब कर रही है, इसलिए अब उसने अपनी नाराजगी छोड़कर यूं ही झूठी नाराजगी से अपना मुंह बनाया और अरनाथ की तरफ देखने लगी, जो एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो मुंह बनाते हुए बोली, बहाना होली का पास आना चाहे तू, चांद से मेरे चेहरे पे रंग लगाना चाहे तू। ओ होली है आनी जानी, तेरे दिल में है बेईमानी, मैं नहीं हूं इतनी भोली, उफ ये होली हाय ये होली। ये बोलते हुए उसने खुद भी टेबल पर रखे हुए रंग उठाए और अरनाथ की तरफ बढ़ने लगी। अरमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भला उसकी स्वीट उससे ज्यादा देर तक नाराज कैसे रह सकती थी। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और वहां पर गन से चलता हुआ गुलाल उन दोनों को रंगों में भरने लगा। उफ ये होली हाय ये होली, डू मी ए फेवर लेट्स प्ले होली। उफ ये होली हाय ये होली, डू मी ए फेवर लेट्स प्ले होली। तक्षक और आरजू दोनों पूरी तरह से रंग में डूबे हुए थे और यही हाल निर्भय और तारा का भी था। दोनों सिर से लेकर पैरों तक लाल पीले और नीले हो चुके थे, लेकिन दोनों की मस्ती अभी खत्म नहीं हुई थी। वहीं पर दूसरी तरफ अर्जुन ने मन्नत का पल्लू पकड़ा हुआ था और बड़े ही प्यार से उसे अपनी तरफ खींच रहा था। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अरे कहने मारी पिचकारी तेरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया रंग रसिया। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। वहीं आरजू तारा और मन्नत तीनों मुस्कुराते हुए कभी एक दूसरे को देखते तो कभी अपने अपने वालों को। वो सारे पूरी तरह से भांग के नशे में टुन्न थे। सोने की थाली में जो ना परोसा, अरे सोने की थाली में जो ना परोसा, हाँ सोने की थाली में जो ना परोसा, अरे खाए गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। तीनों कपल पूरी मस्ती से डांस एंजॉय कर रहे थे और साथ ही साथ उनका रोमांस भी अपना जादू बिखेर रहा था। लेकिन जहां हर कोई होली के रंगों में रंगता हुआ एंजॉय कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ दो दिल थे जो बस सूनी सी नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जन्नत का अब वहां पर रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए वो स्विमिंग पूल के पास से उठी। वो अभी भी पूरी तरह से बेरंग थी, किसी ने भी उसे रंग नहीं लगाया था, या यूं कह लो कि उसने किसी को खुद को रंग लगाने ही नहीं दिया। वहीं आहान को तो कोई रंग लगा ही नहीं सकता था। सबको पता था कि उसे होली नहीं पसंद, लेकिन अब पता नहीं उसे क्या हुआ। उसने टेबल पर रखी हुई प्लेट्स में अपने दोनों हाथ रखे और मुट्ठी में रंग भरकर जन्नत की तरफ बढ़ने लगा। वहीं जन्नत को नहीं पता था कि ठंडाई में भांग है। वो मेंशन के अंदर की तरफ जा ही रही थी कि एक वेटर उसके सामने आकर रुका, जो अभी अभी अति ने ही भेजा था। जन्नत ने मना किया, लेकिन उस वेटर ने दो चार बार कहा तो जन्नत ने एक गिलास ठंडाई का उठाया और उसे पूरा खाली कर वापस खाली गिलास ट्रे पर रख दिया। लेकिन एक गिलास ठंडाई से ही उसका पूरा सर घूमने लगा। वो वेटर अभी भी उसके सामने ही खड़ा था। तभी आहान भी अपने हाथों में रंग भरे जन्नत की तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा एकदम लाल नजर आ रहा था, जो बता रहा था कि उसने भी काफी ठंडाई पी हुई है। नशा उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। वो जन्नत के सामने आकर खड़ा हुआ और उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगा तो जन्नत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आहान उसे देखते हुए बोला, तुमने रंग क्यों नहीं लगवाया किसी से? जन्नत बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, क्यों, रंग लगवाना जरूरी है क्या? आहान भी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आज होली है और आज के दिन अगर रंग नहीं लगेंगे तो और क्या लगेगा? तुमने ना ही किसी को रंग लगाया और ना ही किसी से रंग लगवाया, क्यों? जन्नत भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो आपने भी तो ना ही किसी को रंग लगाया और ना ही किसी से रंग लगवाया। अगर आपके लिए होली होली नहीं है तो मैं होली मनाऊं या ना ही, इससे आपको क्या?
मुझे अंदर रूम में जाना है, साइड हटिए। ये बोलकर जन्नत ने अपनी साड़ी संभाली और आगे की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो अहान की बगल से गुजरने लगी, अहान ने अपना हाथ उसके पेट पर रखा और उसके हाथ में भरा हुआ सारा रंग जन्नत के पेट पर लग गया। वो सूखा सूखा सा रंग और अहान की एकदम कड़क उंगलियां अब जन्नत के पेट पर लगी तो जन्नत को जैसे एकदम करंट सा लगा हो। उसकी सांसें हलक में ही अटक गई थी। उसने अहान की तरफ देखा। कब करीब आने पर उसे अहान के चेहरे पर आया हुआ पसीना भी दिख रहा था और वो लाली भी जो नशे की वजह से आ रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, अपने हाथ हटाइए अहान, मुझे अंदर जाना है। आपको होली खेलनी है तो यहाँ पर और भी काफी लोग हैं, आप जाकर खेल सकते हैं। ये बोलकर वो यूं ही खड़ी रही। लेकिन अब अहान ने अपना हाथ उसके पेट पर हल्का सा चलाया और फिर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही होली खेलनी है। ये बोलकर जब वो बड़ी ही अदा से मुस्कुराया तो जन्नत हैरान रह गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मुझे आपके साथ होली नहीं खेलनी। जिनके रिश्ते फीके हों वो होली के रंग एक दूसरे को लगाकर भी क्या करेंगे। ये बोलकर जन्नत अब दूसरी तरफ घूम गई और वापस पूल एरिया की तरफ चली गई। उसने पलट कर पीछे की तरफ देखा जहां पर उसे अहान नहीं नजर आया तो उसके दिल में एक बेचैनी सी भी आ गई। वो सोचने लगी कि अहान कहाँ गया। तभी उसका हाथ उसके पेट पर गया और उसे ऐसा लगा जैसे अहान की उंगलियां अभी भी उसके पेट पर हो। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। वो वेटर जो पहले उसे ठंडाई पिलाकर गया था वो एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़ा हुआ। जन्नत की जो धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी उसे शांत करने के लिए अब उसने खुद ब खुद ही ठंडाई का गिलास उठाया और उसे पूरा खत्म कर दिया। जो पहले उसने ठंडाई का गिलास पिया था उसकी वजह से कुछ ज्यादा नशा नहीं हुआ, लेकिन अब जो उसने ठंडाई का गिलास खाली कर ट्रे पर रखा वो गिलास ट्रे में रखने से पहले ही उसे हिचकी आने लगी और होठों पर मुस्कुराहट तो आंखों में एक मदहोशी सी छाने लगी। वहीं दूसरी तरफ अहान गुस्से से एक स्टॉल के पास खड़ा था। उसकी नज़र जन्नत पर टिकी थी। जन्नत फिलहाल उससे बहुत दूर थी, लेकिन उसे जन्नत पर गुस्सा आ रहा था। जिस तरह से वो एक बार फिर से उसे नज़रअंदाज कर उससे दूर चली गई थी। वो जन्नत की तरफ देखते हुए बोला, तुम तुम मुझे इग्नोर कर रही हो ना? अब मैं देखता हूँ तुम मुझे कैसे इग्नोर करती हो। ये बोलते हुए उसने वहां पर रखे जग की तरफ देखा जो पूरा ठंडाई से भरा हुआ था। उसने उस जग को ऊपर की तरफ उठाया और अपने मुंह पर हल्का सा झुका लिया। वो ठंडाई सीधा उसके मुंह में जा रही थी और कुछ ही पलों में अहान ने उस जग को खाली कर साइड की तरफ फेंक दिया था। उस जग को साइड में फेंकने के बाद उसने सामने की तरफ देखा जहां पर पहले जन्नत खड़ी थी। अब वहां पर जन्नत थी ही नहीं। वो एकदम से हिचकी लेते हुए बोला, जानू और जानू कहाँ गई तुम मुझसे इसलिए छुप रही हो ना ताकि मैं तुम्हें रंग ना लगाऊं। लेकिन जानू मैं तुम्हें रंग लगा कर रहूंगा। मैं अहान शेखावत हूँ और अपनी बीवी जानू अहान शेखावत को मैं रंग लगा कर ही रहूंगा। ये बोलते हुए वो हिचकियों पर हिचकियां ले रहा था। वो सामने पूल एरिया की तरफ आया, लेकिन वहां पर उसे जन्नत नहीं मिली। वो सामने फूड काउंटर की तरफ बढ़ा जहां पर अति और जश्न एक दूसरे को गुजिया खिलाने में बिजी थे, लेकिन वहां पर भी जन्नत नहीं थी। अहान मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझसे जितना मर्जी छुपने की कोशिश कर लो जानू, लेकिन मेरे सामने तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझसे दूर रह ही नहीं सकती। मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। ये बोलते हुए वो लगभग से पूरे गार्डन एरिया में घूम रहा था। हर कोई होली मनाने में बिजी था, लेकिन उसे जन्नत कहीं दिखाई ही नहीं दी। तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी, अहान मैं यहाँ हूँ, आप मुझे ढूंढ रहे हैं ना? लेकिन मैं आपको मिलूंगी नहीं, मैं आपसे छुप रही हूँ। ये बोलते हुए सामने खड़ी जन्नत अपने हाथ हिलाए जा रही थी। वो लगभग से अहान से 20-25 कदमों की दूरी पर थी
और बोल ऐसे रही थी जैसे वो सच में अहान से छुपी हो, लेकिन वो पूरी तरह से अहान के सामने थी। अहान तुरंत उसकी तरफ भागा, लेकिन जब वो उस जगह पर आया तो वहां पर जन्नत फिर से गायब थी। अहान अपना सर इधर उधर घुमाते हुए बोला, तुम फिर से गायब हो गई जानू। तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो ना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? नहीं, तुम्हें ढूंढना तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ से चुटकी बजाई। तभी उसे एक बार फिर से जन्नत की आवाज सुनाई दी, रहने दो रहने दो, चुटकियां बजाते रह जाओगे आप और मैं गायब भी रहूंगी। पूरी होली बीत जाएगी, लेकिन आप मुझे रंग नहीं लगा पाएंगे। मैं आपको अपने करीब आने ही नहीं दूंगी। जन्नत की आवाज सुनते हुए अहान ने अब सामने दरवाजे की तरफ देखा। जन्नत शेखावत मैंशन के अंदर वाले दरवाजे की तरफ खड़ी थी। अहान गुस्से से उसे देखते हुए बोला, जानू की बच्ची, तुम्हें तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना रंग लगाऊं ना कि पूरा साल क्या, पूरी जिंदगी तुम उस रंग को साफ नहीं कर पाओगी। खुद से ये बोलते हुए अहान अब शेखावत मैंशन के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन उसे अपनी तरफ आते देख जन्नत तुरंत से अंदर की तरफ भाग गई और सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। अहान भी उसके पीछे पीछे ही भाग रहा था। जन्नत ने पलट कर उसकी तरफ देखा और उसे अपनी तरफ भागते देख वो सीधा अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा बंद था। उसने कमरे का दरवाजा खोला नहीं, बल्कि सीधा दरवाजे पर आकर लगी तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो लड़खड़ाते हुए सीधा जमीन पर जाकर गिरी। जमीन पर गिरने की वजह से उसकी दर्द से आह निकल गई। उसकी कमर पर जोर से लगी और तभी अहान वहां पर आकर खड़ा हुआ। अहान ने अंदर कमरे की तरफ देखा, जो पूरा डेकोरेट हुआ हुआ था। पूरे कमरे में रेड रोजेज और सेंटेड कैंडल्स की खुशबू बिखरी हुई थी। सामने की तरफ लाइटिंग से भी डेकोरेशन की गई थी और नीचे जमीन पर तो पैर रखने के लिए जगह ही नहीं थी। पूरा फर्श गुलाब की पंखुड़ियों से भरा हुआ था। लेकिन अहान ने डेकोरेशन की तरफ देखते हुए कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया। इस वक्त वो इतना ज्यादा नशे में था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो जन्नत की तरफ देखते हुए हंसा और बोला, अब कहाँ जाओगी तुम भाग कर जानू? अब तो तुम भाग भी नहीं सकती। तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा होगा ना। अब तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। जन्नत दर्द से कराहते हुए बोली, खबरदार, आपने जो मुझे रंग लगाया तो मुझे आपसे कोई रंग नहीं लगाना। आप बहुत बुरे हैं अहान, बहुत बुरे। अहान नीचे की तरफ झुका और बोला, क्यों, मैं क्यों बुरा हूं? बुरी तो तुम हो जो मुझे इतना परेशान करती हो। अहान की बात सुनकर जन्नत तुरंत बोली, और आप मुझे परेशान नहीं करते हैं क्या? आपको पता है, आप मुझे परेशान नहीं, आप मुझे तड़पाते हैं। इतना तड़पाते हैं ना कि मेरा मन करता है मैं अपनी भी जान दे दूं और आपकी भी जान ले लूं। आपके बिना जी नहीं सकती और आपको किसी और का होते देख नहीं सकती। पागल हो जाऊंगी अहान, हो जाऊंगी नहीं, मैं पागल हो रही हूं अहान, मैं पागल हो रही हूं। अहान उसकी बातें सुनकर हंसा और बोला, तो क्या मैं तुम्हें पागल खाने छोड़ कर आऊं? जन्नत ने मुंह बनाया और बोली, देखा देखा, एक बार फिर से आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे तड़पा रहे हैं। जाइए, अब तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। ये बोलते हुए जन्नत ने करवट ली। वो रूठते हुए बोली, मैं आपको खुद को रंग भी नहीं लगाने दूंगी और आपको भी रंग नहीं लगाऊंगी अहान। मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि अहान ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा। उसके पेट को तो वो पहले ही रंगों से रंग चुका था और अब उसका हाथ उसकी पीठ पर था। भले ही उसकी मुट्ठियां अब रंगों से भरी नहीं हुई थी, लेकिन उसके हाथ पर जितना रंग था वो सारा जन्नत की पीठ पर लग चुका था। जन्नत उसके छूने भर से ही सिहर उठी। जो रंग उसके जिस्म पर लगा था वो रंग तो अलग, लेकिन अहान के छूते ही वो खुद पूरी लाल होने लगी थी। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी तरफ देखो ना जानू।
उसके मुंह से जानू सुनकर जन्नत ने शिकायती नजरों से उसकी तरफ देखा और बोली, जानू, जानू कौन है अहान? पर मुझे तो प्यार करते नहीं आप, और किसको अपनी जानू बना रहे हैं? मुझे भी बताइए। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी तरफ देखो ना जानू। उसके मुंह से जानू सुनकर जन्नत ने शिकायती नजरों से उसकी तरफ देखा और बोली, जानू, जानू कौन है अहान? पर मुझे तो प्यार करते नहीं आप, और किसको अपनी जानू बना रहे हैं? मुझे भी बताइए, मैंने उस जानू की जान ले लेनी है। अहान मुस्कुराया और उसके चेहरे पर झुक कर बोला, मेरी जानू तो तुम हो ना जाना, तो तुम अपनी ही जान ले लोगी क्या? जन्नत मुंह बनाते हुए बोली, मेरा नाम जानू नहीं है, मेरा नाम जन्नत अर्जुन ठाकुर है। अभी वो बोल ही रही थी कि अहान ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और जोर से दबाया, तो जन्नत का नाजुक सा जिस्म एकदम अंगड़ाई सी लेने लगा। वो दर्द से करहा उठी। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, खबरदार जो अब दोबारा खुद को जन्नत अर्जुन ठाकुर कहा तो तुम इस अहान की जानू हो, इस अहान की जन्नत अहान से खावत हो। जन्नत नाक सिकोड़ते हुए बोली, मुझे नहीं बनना आपकी जानू। आप मुझसे प्यार नहीं करते। आपने तो मुझे होली पर रंग भी नहीं लगाया। आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मैं कब से नीचे जमीन पर गिरी हुई हूं, लेकिन आपने तो मुझे अपनी गोद में उठाया भी नहीं। आपको पता है मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है, लेकिन आप तो खुद मुझे और ज्यादा दर्द दे रहे हैं। आप बहुत बुरे हैं। मुझे नहीं बनना आपकी जानू। ये बोलते हुए जन्नत की आवाज बहुत ही ज्यादा मासूम और प्यार भरी थी, जैसे एक छोटा सा बच्चा बड़ी ही मासूमियत से शिकायत कर रहा हो। उसकी बात सुनकर अहान ने अब उसे अपनी गोद में उठाया और बोला, अब खुश, अब तो मैं बुरा नहीं हूं ना, अब तो तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगी। जन्नत को लेकर अहान बेड की तरफ आने लगा। वो सारी डेकोरेशन अति ने करवाई थी। अति सोच रही थी कि दोनों जब नशे में टुन्न होंगे तो अपने कमरे में आएंगे, तो पहले से ही माहौल ऐसा हो कि दोनों शायद प्यार भरे लम्हों में खो जाए। वहीं प्यार भरे लम्हों में तो पता नहीं, लेकिन जन्नत और अहान दोनों एक दूसरे की आंखों में जरूर खोए हुए थे। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या अब भी तुम्हें कोई शिकायत है मुझसे? जन्नत ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, हाँ, मुझे अभी भी शिकायत है आपसे अहान। अहान इंटेंस वॉइस में बोला, क्या क्या शिकायत है? जन्नत ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसे हल्का सा सहलाते हुए बोली, आप आपने मुझे रंग नहीं लगाया। मुझे अपने रंग में नहीं रंगा आपने अहान। मुझे आपके रंग में रंगना है। सिर्फ रंग में नहीं, मुझे आपके प्यार में रंगना है अहान। मुझे आपका प्यार चाहिए, वो प्यार जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। लेकिन आप तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, इसलिए मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। अभी वो बोल ही रही थी कि अहान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। जन्नत एक टक उसकी तरफ देखने लगी। अंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो है तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। अहान ने सामने साइड टेबल की तरफ देखा, जहां पर रंगों से भरा हुआ एक थाल रखा था। उसने उस थाल में से एक मुट्ठी रंग लिया और अपना हाथ जन्नत के गाल पर लेकर आया, और फिर गाल से उसकी गर्दन पर, गर्दन से उसके पेट पर और उसकी कमर पर वो रंग बिखरते हुए अहान का हाथ उसकी पूरी बॉडी पर चलने लगा था। जन्नत की धड़कनें शोर करने लगी थी और अहान की धड़कनें भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। जोग लगा दे रे, प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। जन्नत अहान की तरफ देखते हुए बोली, आपने तो मुझे रंग लगा दिया, लेकिन मैंने तो आपको रंग लगाया ही नहीं। उसकी बात सुनकर अहान उसे और भी ज्यादा मधोसी भरी नजरों से देखने लगा। राम रतन धन, लगन मगन मन, मन मोरा चंदन रे, उजली कोरी प्रीत प्यासरत, रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे,
मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो हो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। अहान मधोशी भरी नजरों से जन्नत को देख रहा था। जन्नत एक बार फिर से बोली, बताइए ना अहान, मैं आपको रंग कैसे लगाऊंगी? आपने तो मुझे रंग लगा दिया, लेकिन आप तो मुझसे रंग लगवाएंगे ही नहीं। आपको तो होली खेलना पसंद ही नहीं। अहान उसे देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता कि मुझे होली खेलना पसंद नहीं है? जन्नत मुस्कुराई और बोली, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ जो मुझे आपके बारे में ना पता हो। आपकी आदतें भी पता है और आपकी ज़रूरतें भी। आपकी पसंद भी पता है और आपकी नापसंद भी। आपको रंग पसंद नहीं, ये बात मुझे पता है, पर मुझे हर रंग में आप पसंद है, ये आपको नहीं पता। अहान उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर जन्नत मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझ पर हंस रहे हैं? आज यहाँ पर मैं आपको रंग लगाने के लिए मरे जा रही हूँ और आप मुझ पर हंस रहे हैं। चाहिए मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप बहुत बुरे हैं। ये बोलकर जन्नत ने करवट ली और दूसरी तरफ लुढ़क गई। अहान ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, तुम मुझसे दूर जा रही हो? जन्नत मुंह सिकोड़ते हुए बोली, तो और मैं क्या करूं? जब आप मुझे खुद को रंग ही नहीं लगाने दे रहे, तो मुझे दूर तो जाना ही पड़ेगा ना आपसे। और मैं ऐसे दूर जाऊंगी कि दोबारा आपके पास वापस आऊंगी ही नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक अहान उसके चेहरे पर झुका और उसके गाल से गाल रगड़ने लगा। अंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे। अंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे। मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। जन्नत की एक आह सी निकल गई और उसके हाथ खुद ब खुद अहान की पीठ पर आ गए और उसकी सांसें गहरी होने लगी। जन्नत भी उसके गाल से अपना गाल रगड़ने लगी थी और दोनों के बीच वो पल इंटेंस होता जा रहा था। अहान ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और मधोसी भरी नजरों से देखते हुए बोला, अब तो तुमने मुझे रंग लगा दिया ना? जन्नत ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, अभी मुझे आपको और रंग लगाना है। उसके बोलते ही अहान एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका और अब उसके दूसरे गाल से अपना गाल रगड़ने लगा। जन्नत ने एक बार फिर से उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी और उसके गाल से अपना गाल रगड़ने लगी। अहान के हाथ उसके कंधे पर आए और उसके कंधों को सहलाते हुए वो उसके कंधों को और भी ज्यादा रंग से भरने लगा। रात बंजर सी है, काले खंजर सी है। रात बंजर सी है, काले खंजर सी है। एक बार फिर से अहान ने उसके चेहरे से अब अपना चेहरा हटाया और बोला, अब अब और रंग लगाना है क्या? जन्नत बड़ी ही सेलेक्टिव वॉइस में बोली, हाँ, और भी रंग लगाना है। बहुत सारा रंग लगाना है, इतना कि आप पूरी तरह से मेरे रंग में रंग जाएं। ये बोलते हुए जन्नत ने अपने गाल पर अपना हाथ रगड़ा और उसे अहान की गर्दन पर रखकर उसके सीने तक आई और उसकी शर्ट के बटन से खेलने लगी। तेरे सीने की लौ मेरे अंदर भी है। जन्नत के हाथ पर लगा रंग जब हल्का हल्का अहान की गर्दन पर लगा तो अहान ने अपनी शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर दिया। जन्नत ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, क्या इन्हें मैं खोल दूं? अहान उसके होठों की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। जन्नत की नाजुक सी उंगलियां अहान की शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी और वो बटन खुलने की बजाय टूटकर नीचे की तरफ गिरते जा रहे थे। तू हवा दे इसे तो मेरा तन मन जले। कुछ ही पलों में जन्नत ने अहान की शर्ट को उतार कर उसके जिस्म से अलग कर दिया। अहान बड़ी ही मधोशी भरी नजरों से उसे देखते हुए उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखकर जब उसके कपड़ों को खींचने लगा तो जन्नत तुरंत बोली, आप मेरे कपड़े मुझसे छीन रहे हैं। मैंने आपके कपड़े आपसे छीन लिए, तो अब आप मुझसे मेरे कपड़े छीन रहे हैं। आप बहुत बुरे हैं। अहान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं तुमसे तुम्हारे कपड़े छीन नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं उन्हें उतार रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें अच्छे से रंग लगा सकूं। मैंने तो तुम्हारे गालों पर लगाया, लेकिन तुमने तो मेरे यहाँ पर भी रंग लगा दिया। ये बोलते हुए उसने उसके
सीने पर अपना हाथ रखकर अपने सीने को सहलाया तो जन्नत को एक गर्मी सी महसूस होने लगी। अहान को देखते हुए वो बोली, अच्छा ऐसा क्या? ठीक है तो आप उतार दीजिए इन्हें। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ हल्के से ऊपर की तरफ कर दिए और अहान ने जन्नत की साड़ी का ब्लाउज खोल दिया। जन्नत के ऊपरी कपड़े अब उसके सीने से हट चुके थे और वो पूरी तरह से अहान के सामने थी। अहान ने अपना सीना उसके सीने पर रखा और हल्का हल्का उसके सीने को अपने ही सीने से रगड़ने लगा। जन्नत पूरी तरह से सिहरने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो अहान की तरफ देखते हुए बोली, अहान पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। कुछ कुछ तो हो रहा है। आप ये जो कर रहे हो ना, इससे पता नहीं गर्मी लग रही है मुझे। मुझे हवा दीजिए ना। मुझे प्यास भी लग रही है। मुझे मुझे पानी पानी पीना है। अहान ने हल्का सा खुद को ऊपर की तरफ उठाया और उसके होठों को अपनी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें प्यास लगी है? जन्नत ने अपना सिर हाँ में हिलाया। चला दे रे सॉन्ग, चला दे रे, मोहे रंग लगा दे रे। अहान उसकी हल्की सी मायूसी से बोला, लेकिन मेरे पास तो तुम्हारे लिए पानी है ही नहीं, तो मैं तुम्हें पानी कैसे पिलाऊं? जन्नत तुरंत बोली, पर मुझे सच में बहुत प्यास लगी अहान, प्लीज मुझे अपनी। अभी वो बोल ही रही थी कि अहान ने उसकी बात को पूरा भी नहीं होने दिया और उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मैं हूं ना तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए। मैं अपने होठों से तुम्हारी प्यास बुझा दूंगा। बोलकर उसने जन्नत के होठों की तरफ अपने होठ बढ़ा दिए। मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। जन्नत ने जैसे ही अहान के होठों को अपने होठों पर महसूस किया, उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल अहान उसे बहुत ही ज्यादा शिद्दत से चूमने लगा। वो उसके लिप्स को पूरी तरह से अपने लिप्स में कैप्चर करते हुए बहुत ही नज़ाकत से उसे किस कर रहा था। जन्नत एक बार फिर से अपने हाथ उसकी पीठ पर चलाने लगी थी और अब उसे यूं ही किस करते हुए अहान ने खुद को हल्का सा नीचे किया और जन्नत को पलटकर अपने ऊपर लिटा लिया। जन्नत उससे अलग होने को हुई, लेकिन अहान ने उसे अच्छे से अपनी बाहों में समेट लिया, जिससे वो उससे अलग हो ही नहीं पाई। रात है रात में तेरी हर बात में, रात है रात में तेरी हर बात में, बोल मैं क्या करूं ऐसे हालात में। हूँ मैं तेरी मलंग तू ही मेरा नशा। दोनों की किस अभी तक ब्रेक नहीं हुई थी और दोनों ही बहुत पैशनेट होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। जब दोनों की सांसें उखड़ने लगी तो अहान ने जन्नत के होठों को छोड़ा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तो तुम्हें प्यास नहीं लगी ना जानू? जन्नत ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं आहू, अब मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी। अब बस मुझे आपको रंग लगाना है। अहान तुरंत बोला, तो फिर तुम लगा क्यों नहीं रही हो? ये देखो ये इतने सारे रंग हैं हमारे पास। ये सारा तुम मुझ पर लगा दो और फिर मैं तुम पर लगाऊंगा। फिर हम दोनों प्यार से होली खेलेंगे। अब हम दोनों बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे। जन्नत हैरानी से बोली, सच? आप मुझसे बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे? आप तो बहुत अच्छे हो आहू, बहुत बहुत अच्छे। अब मैं आपको बहुत सारा रंग लगाऊंगी। ये बोलकर जन्नत ने वही साइड में रखी हुई प्लेट में से रंग लिया और अहान के सीने पर एक बार फिर से लगाने लगी। चढ़ा दे रे भंग चढ़ा दे रे, प्रेम की भंग चढ़ा दे रे। मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। जोग लगा दे रे, प्रेम का रोग लगा दे रे। मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। कभी उसके हाथ अहान के सीने पर जाते तो कभी उसके कंधों पर, कभी उसके कंधों से नीचे उसके बाजू तक आते तो कभी वो उसकी गर्दन को रंगों से भर देती। और जब अहान पूरा रंगों से भर जाता तो वो जन्नत को नीचे की तरफ लेता और उसे खुद से रंग लगाने लगता। अहान जिस तरह से उसकी बॉडी पर अपने हाथ चला रहा था, जन्नत की सांसें इतनी ज़्यादा गहरी हो रही थी कि उन सांसों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। वो कभी तो अपने सिर पर अपना हाथ रखती तो कभी अहान के सिर पर अपना हाथ रखकर अपनी उंगलियों को उसके बालों में उलझाने लगती।
दोनों के हाथ एक दूसरे के जिस्मों पर चल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ उन दोनों के हाथ नहीं, बल्कि वो दोनों एक एक दूसरे के जिस्मों पर रेंग रहे हों। कभी अहान जन्नत के ऊपर होता तो कभी जन्नत अहान के ऊपर, और दोनों कब यूं ही एक दूसरे की बाहों में सिमटते हुए नशे में टुन होने की वजह से गहरी नींद में चले गए, दोनों को पता ही नहीं चला। जहां जन्नत और अहान दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए अपने कमरे में आराम से सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बाहर गार्डन एरिया में जश्न अति के साथ बिजी था और तक्षक आरजू के साथ शरारतें कर रहा था। अर्जुन और मन्नत भी दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे और तारा निर्भय को परेशान कर रही थी। अरनाथ भी मीठी को अपने रंग में रंग ही चुका था। अमानत और रेयान दोनों वही गार्डन के एक सोफे पर लेटे हुए थे और अमानत ने रेयान के सीने पर अपना सिर रखा हुआ था। अक्सर प्याली को अपनी गोद में उठाकर बहुत पहले ही अपने रूम में ले आया था और दोनों इस वक्त वॉशरूम में थे, जहां पर दोनों बाथ टब के अंदर थे और बाथ टब पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। दोनों के जिस्म से उनके कपड़े अलग हो चुके थे और दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खोए हुए कब नींद में चले गए दोनों को ही पता नहीं चला। पूरा शेखावत मैंशन होली के रंग में डूबा हुआ था। शाम के वक्त जब रेयान की आंखें खुली तो उसने तुरंत अपनी जगह से उठकर अपने आसपास देखा। उसकी नज़र अमानत पर गई। अमानत को सोते हुए देखकर उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, कहीं कहीं अमानत ने भांग तो नहीं पी ली? कहीं भांग की वजह से बच्चे पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना? ओह गॉड, मैं यहाँ पर अमानत को लेकर ही क्यों आया? मुझे उसे यहाँ पर लेकर ही नहीं आना चाहिए था और मुझे जल्द से जल्द उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। ये बोलते हुए रेयान के चेहरे पर अमानत के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। उसने अमानत के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, उठो उठो ट्रेजर, हमें डॉक्टर के पास जाना है। अमानत नींद में कसमसाते हुए बोली, प्लीज रेयान, मुझे मत परेशान करो ना। अभी तो सुबह हुई भी नहीं है और तुम मुझे अभी से परेशान करने लगे। मुझे थोड़ी देर सोने दो। ये बोलते हुए उसने मुंह बनाया और करवट लेकर लेट गई। रेयान उसकी तरफ देखते हुए बोला, प्लीज ट्रेजर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमें हॉस्पिटल जाना है ना बच्चा। हमें बेबी को लेकर सब चेकअप करवाने होंगे। पता नहीं होली में तुमने भांग पी ली थी तो कहीं बच्चे पर कोई इफेक्ट ना हो जाए। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। रेयान की बात सुनकर अब अमानत ने अपनी आंखें खोली। वो हैरानी से रेयान की तरफ देखने लगी थी और अचानक ही उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी तस्वीर आ गई। भले ही रेयान को कुछ याद नहीं था, लेकिन अमानत को याद था। जब रेयान ने उसे किस किया तो उसे समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है। बस वो हेवन शब्द उसे समझ नहीं आया था, लेकिन अब वो सब याद करते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी सी नजर आने लगी थी। रेयान ने उसका हाथ अपने हाथ में थामा और बोला, आई एम सो सॉरी ट्रेजर, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था, लेकिन प्लीज अब तुम जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना होगा। अमानत हिचकिचाते हुए बोली, वो रेयान, हम दोनों ने कुछ देर पहले एक दूसरे को के। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रेयान बोला, यार तुम बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? तुम उठ रही हो या मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लूं? नहीं, तुम नहीं उठोगी। मुझे तुम्हें अपनी गोद में ही उठाना होगा। ये बोलते हुए अब रेयान अपनी जगह से उठा और उसे अमानत को अपनी गोद में उठा लिया। अमानत पूरी तरह से उसकी बाहों में सिमट गई थी। वो हैरानी से रेयान की तरफ देखने लगी। रेयान परेशान होते हुए बोला, अगर बच्चे को जरा सी भी तकलीफ हुई ना ट्रेजर, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अमानत का एक हाथ रेयान के कंधे पर था और दूसरा हाथ अपने पेट पर। वो रेयान की तरफ देखते हुए बोली, तुम परेशान मत हो रेयान, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। रेयान गुस्से से चिढ़ते हुए बोला,
ओह रियली? जैसे तुम्हें तो सब पता है ना। तुम्हें अपना तो पता नहीं होता, बेबी का क्या पता होगा जो तुम्हारे सामने भी नहीं है। अमानत तुरंत बोली, लेकिन वो बेबी मेरे अंदर है रेयान, मुझे पता है वो ठीक है या नहीं। मैं कह रही हूं ना तुमसे, सब ठीक है। प्लीज तुम मुझे घर लेकर चलो। रेयान थोड़े गुस्से से बोला, बिल्कुल भी नहीं, पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे। ये बोलते हुए उसने अमानत को अपनी गाड़ी में बिठाया और उस पर झुककर सबसे पहले सीट बेल्ट को लगाया। उसे यूं देखकर अमानत बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। जब रेयान अमानत की सीट बेल्ट लगा रहा था तो हड़बड़ाहट के चक्कर में अमानत को थोड़ा सा वो पिंच हो गया। वो दर्द से करहा उठी। रेयान ने तुरंत उसके पेट पर अपना हाथ रखा और बोला, आई एम सो सॉरी ट्रेसर, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। अमानत की नजरें एक बार फिर से रेयान पर टिक गई थी। उसकी हड़बड़ाहट बता रही थी कि उसे सच में बच्चे की कितनी फिक्र हो रही है, और दूसरी तरफ उसके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि इस वक्त वो कितना ज़्यादा थका हुआ है। शायद भांग की वजह से उसका सिर दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी अपनी तकलीफ को छोड़ उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अमानत पर था। रेयान तुरंत ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। उसे तेज गाड़ी चलाते देख अमानत ने उसके घुटने पर अपना हाथ रखा तो रेयान एकदम से होश में आया। उसने चेहरा घुमाकर अमानत की तरफ देखा। अगले ही पल अमानत चिल्लाई। सामने एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रेयान ने सामने की तरफ देखा तो ट्रक को देखकर उसके भी होश उड़ गए। उसने तुरंत गाड़ी घुमाई। सिर्फ कुछ पलों के फासले की वजह से आज उन दोनों का एक्सीडेंट होते होते रह गया। गाड़ी अभी भी चल रही थी और रेयान हल्का हल्का कांप रहा था। अमानत उसकी तरफ देखते हुए बोली, गाड़ी रोको रेयान। रेयान ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्यों? हम ठीक है ट्रेसर, बस हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं। इस बार अमानत थोड़े गुस्से से बोली, मैंने तुमसे कहा गाड़ी रोको रेयान, तुम गाड़ी रोक रहे हो या नहीं? उसकी बात सुनकर अब रेयान ने तुरंत गाड़ी रोक दी। अमानत गुस्से भरी नज़रों से उसे देख रही थी, लेकिन फिर अचानक ही उसके एक्सप्रेशंस थोड़े चेंज हुए और उसने रेयान की तरफ पलटकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। रेयान बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगा। अमानत बड़े प्यार से देखते हुए बोली, तुम इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो रेयान? मैं ठीक हूँ, बच्चा ठीक है, लेकिन तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें पता है तुमने भांग पी थी, और तुम जब भी भांग पीते हो तो तुम्हें पता है तुम्हें हैंगओवर होता है, तुम्हारा सिर दर्द होता है, तो फिर इतनी ज़्यादा टेंशन लेकर सिर दर्द क्यों बढ़ा रहे हो? रेयान एकटक उसकी तरफ देखता रहा। अमानत भी उसे देखते हुए बोली, अब तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो। वो देखो सामने सिकंजी वाला, जाओ और जाकर पहले नींबू पानी पी कर आओ और फिर गाड़ी चलाना। रेयान ने पलट कर पीछे की तरफ देखा तो सच में वहां पर एक सिकंजी वाला खड़ा था। उसके बाद रेयान ने वापस तिरछी नजरें अमानत पर डाली और बोला, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो ट्रेसर। माना मुझे हैंगओवर हो रहा है और मेरा सिर दर्द भी हो रहा है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम नींबू पानी मुझे अकेले को पिलाना चाहती हो। सिकंजी पीने का मन तो तुम्हारा भी बहुत हो रहा होगा, आखिर चटोरी जो हो तुम। उसकी बात सुनकर अमानत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। रेयान उसे देखते हुए बोला, वैसे गलती तुम्हारी नहीं है, ये जो मेरा लिटिल ट्रेजर है ना, पक्का ये भी तुम्हारी तरह चटोरा या चटोरी होगी, इसलिए तुम्हारी ये हरकतें भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अमानत थोड़ा सा शर्माते और थोड़ा सा इतराते हुए बोली, मुझे मत परेशान करो ना। रेयान हल्का सा मुस्कुराया और गाड़ी से बाहर निकलकर उस सिकंजी वाले की तरफ बढ़ गया। हालांकि उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, लेकिन अभी फ़िलहाल उसे सच में नींबू पानी की ज़रूरत थी। उसने एक गिलास नींबू पानी और एक गिलास सिकंजी बनवाई और वापस अमानत की तरफ आ गया। अपने लिए सिकंजी देखकर
अमानत के चेहरे की मुस्कुराहट अब और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। उसने जल्दी से उस शिकंजी को खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मेंशन में जैसे जैसे जिसकी आंखें खुल रही थी, वैसे वैसे वो होश में आ रहा था। मन्नत और अर्जुन वापस ठाकुर मेंशन के लिए निकल चुके थे, तो दूसरी तरफ अरनाथ मीठी को लेकर ठाकुर फार्म हाउस के लिए निकल गया था, क्योंकि मीठी अभी भी बहुत ज्यादा नशे में थी। वहीं तारा और निर्भय भी राठौर मेंशन जा चुके थे। ना सिर्फ होली का दिन, बल्कि होली की रात भी सब ने रंगों और प्यार के नशे में बिताई, और अब सुबह हो चुकी थी। सुबह के वक्त अहान ने अपनी आंखें मसलते हुए अपनी आंखों को खोला। इस वक्त उसने हल्की सी अंगड़ाई ली, तो उसके सीने पर अपना सिर रखकर सो रही जन्नत की भी आंख खुल गई, और वो भी अपनी आंखों को मसलते हुए अहान के चेहरे की तरफ देखने लगी। लेकिन अगले ही पल उसे जैसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। वो तुरंत अहान के ऊपर से उठी, लेकिन अगले ही पल वापस उसके सीने पर ही जाकर गिरी, क्योंकि इस वक्त उसके ऊपरी कपड़े उसके जिस्म से अलग थे और वो दोनों सिर्फ एक ब्लैंकेट में कवर थे। अहान ने जब उसकी सिचुएशन को देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसकी एक्सप्रेशंस देखकर जन्नत तुरंत बोली, मुझे मुझे नहीं पता अहान, ये सब कैसे हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने कल आपका फायदा उठाने की कोशिश की। होली में शायद ऐसा कुछ किया हो कि हम दोनों इस हालत में पहुंच गए, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं किया। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। अब तक अहान जो हर बात का इल्जाम जन्नत पर डाल देता था, वो चीज जन्नत को बहुत तकलीफ देती थी। भले ही अहान उसे प्यार ना करे, लेकिन जब वो इस तरह के बेहुदा इल्जाम उस पर लगाता था तो उसे सच में बहुत बुरा लगता था। अहान अब भी जिन नजरों से उसे देख रहा था, उन नजरों को महसूस कर ही जन्नत को बहुत ज्यादा डर सा लगने लगा था। उसके वो आंसू जब अहान के सीने पर गिरे तो अहान के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गए। जन्नत एक बार फिर से रोते हुए बोली, प्लीज आप यहां से चले जाइए अहान, क्योंकि मैं उठ नहीं सकती हूँ। प्लीज, मुझे पता है आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन प्लीज फिलहाल के लिए कुछ भी मत कहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं, मैं चली जाऊंगी, लेकिन फिलहाल प्लीज मेरी हालत। अभी वो रोते हुए बोल ही रही थी कि अहान ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया। जन्नत एकदम से सिसक उठी। वो खुद में ही सिमटने लगी थी। अहान का दिल उसे देखते हुए जोरों से धक धक कर रहा था। उसकी आंखों के सामने वो पल घूम रहे थे जो कल शाम को उसने जन्नत के साथ बिताए थे। जन्नत ने पहली बार कोई नशा किया था, इसलिए उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन अहान को तो ड्रिंक करने की भी आदत थी, तो ये भांग का नशा उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं था। उसे वो हर एक पल याद था जो उसने जन्नत के साथ बिताया, और वो सब याद करते हुए उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अहान को पहली बार एक अलग ही फीलिंग आ रही थी जो उसे कभी किसी के लिए नहीं आई। जन्नत ने रोते हुए अपना चेहरा झुकाया हुआ था और अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अहान का हाथ जो उसकी पीठ पर था उसे अलग ही बेचैनी सी दे रहा था। तभी अहान ने उसकी कमर को पूरी तरह से अपने हाथों में कसकर उसे एकदम से पलट दिया, तो जन्नत नीचे बेड पर लेट गई और अहान उसके ऊपर आ गया। जन्नत को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। अहान का पहले जो चेहरा गुस्से से कांप रहा था, अब उस पर कुछ और ही एक्सप्रेशन थे, जिन्हें देखकर जन्नत की सांस गहरी हो रही थी। अचानक ही अहान उसकी गर्दन पर झुका तो जन्नत के हाथ भी अहान की पीठ पर आ गए और वो एक बार फिर से दर्द से सिसक उठी, और ये दर्द जिस्म का नहीं दिल का था। वो रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज अहान, ऐसा कुछ मत कीजिए। उसकी वो कांपती हुई सी आवाज सुनकर अहान ने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। जन्नत के वो मोटे मोटे से आंसू, रोने की वजह से लाल हुआ नाक और फड़फड़ाते हुए होंठ देखकर
वो बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज में बोला, क्यों क्यों कुछ ना करूं? जन्नत ने अपनी पलकों के किवाड़ ऊपर की तरफ उठाए और अहान की आंखों में आंखें डालकर बोली, पहले ही दिल को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है अहान। ये सब चीजें उन मुश्किलों को बढ़ाने का काम करेंगी। जन्नत की बात सुनकर अहान को बड़ा अजीब सा लगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कैसे रिएक्ट करे। वो गुस्सा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जन्नत की आंखों के आंसू उसे गुस्सा भी नहीं करने दे रहे थे और जन्नत की बातें उसे रोकने लगी थी। उसने खुद को जन्नत से हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और ब्लैंकेट से जन्नत को पूरा कवर कर दिया। जन्नत एकटक उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्यों उसके दिल में एक उम्मीद थी कि अहान शायद उसके रोकने से ना रुके। शायद उसके दिल में कुछ तो ऐसा हो जो जन्नत के तड़पते हुए दिल पर प्यार की बारिश बनाकर कुछ बूंदें बरसा दे। लेकिन जब अहान उससे अलग होने लगा तो उसका दिल टूट गया। भले ही अहान ने उसे ब्लैंकेट में कवर कर दिया था, लेकिन अहान पूरी तरह से बेड से नीचे नहीं उतरा था। वो अभी भी बेड पर था और उसकी नजरें जन्नत पर टिकी थी। वो वापस जन्नत के चेहरे पर झुका और हल्का सा उसके होठों पर अपने होठों को रखते हुए उन्हें बड़े ही प्यार से चूम लिया तो जन्नत की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। अगले ही पल अहान ने अपने होठ उसके होठों से अलग कर लिए और बेड से उठकर सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। जन्नत बस उसे जाते देखती रह गई। जो धड़कनें अहान के होठों को अपने होठों पर महसूस कर रुक गई थी, अब वो बेतहाशा दौड़ने लगी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अहान और उसके बीच हुआ क्या। अहान का यूं ही उसके होठों को छूकर वहां से चले जाना और उसे कल रात के लिए ब्लेम ना करना, कल रात के लिए तड़कती भड़कती बातें ना सुनाना, जन्नत को बहुत ही ज्यादा हैरान कर रहा था। उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी तैर गई और वो रोते रोते भी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, एक तेरे रंग से बचने के लिए रंगों से किनारा कर लिया था हमने, पर किस्मत का खेल भी अजीब है। उसने रंग भी दिया तेरे रंग में, लेकिन फिर भी हम बेरंग रहे। कुछ देर बाद अहान वॉशरूम से बाहर आया तो उसकी नज़र जन्नत पर गई जो अभी अभी ड्रेसिंग रूम से बाहर आ रही थी। इस वक्त उसने एक टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। उसे देखते हुए अहान की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गई। एक खूबसूरत सा चेहरा, लेकिन जितना खूबसूरत उतना ही मायूस। अहान को वॉशरूम से बाहर निकलते देख जन्नत ने साइड में रखे हुए अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद अहान ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और एक बार फिर से उसे वो सब चीज़ें याद आने लगी जो कल उसके और जन्नत के बीच हुई थी। उन सब चीज़ों को याद करते हुए उसके चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर फार्म हाउस, अरनाथ और मीठी दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए आराम से बेड पर सो रहे थे। तभी अरनाथ की आंखें खुली और वो मीठी की नींद खुलवाने के लिए उसके साथ शरारतें करने लगा। उसने मीठी के गाल पर अपनी उंगली रखी और उसके गाल को हल्का हल्का टैप करने लगा। उसकी शरारतों को महसूस कर मीठी ने हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर स्वीट। अरनाथ मुस्कुराया और उसके होठों पर झुककर बड़े ही प्यार से उसे एक हल्की सी किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट। अभी वो बोल ही रहा था कि मीठी की आंखें बड़ी हो गई। उसे याद आया कि वो तो अरनाथ से नाराज थी। उसने अरनाथ के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया और बोली, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं आपसे नाराज हूँ। मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरनाथ की आंखें हैरत में फैल गई। वो तुरंत बोला, ऐसे कैसे बात नहीं करनी? और तुम मुझसे क्यों नाराज हो मीठी? जरा मुझे बताओ तो सही कि आखिर बात क्या है?
मीठी मुंह बनाते हुए बोली। तो और मैं क्या करूं? नाराज ना हो तो और आप ही बता दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपसे अपने पास्ट के बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन आप हैं कि कुछ बताने को ही तैयार नहीं है। ऐसे नहीं होता है मिस्टर स्वीट। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसका कोई पता ठिकाना या फिर कोई परिवार ना हो। मान लिया मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो मेरे अतीत से जुड़ा होगा। कोई ऐसी जगह जहां पर आपने मुझे देखा हो, जहां पर मैं आपको मिली हो। उसकी बातें सुनकर अब अरनाथ के चेहरे के एक्सप्रेशन सर्द होने लगे थे। वो जिस बात को इग्नोर कर रहा था, मीठी बार बार वही बात दोहराई जा रही थी। वो गुस्से से बोला, यार तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है क्या? जब मैं तुम्हें किसी चीज के बारे में नहीं बताना चाहता तो नहीं बताना चाहता। तुम बार बार उस चीज का जिक्र करके कुछ भी नहीं हासिल कर सकती। अगर तुम्हें मुझसे नाराज रहना है तो बेशक से रहो, लेकिन एक बार मैं तुम्हें बता चुका हूं कि तुम्हारा इस दुनिया में सिर्फ मैं हूं और हम दोनों की दुनिया सिर्फ हम दोनों है। इसके अलावा ना तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है और ना ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। बोलकर अरनाथ वहां से उठा और सीधा वॉशरूम में चला गया। अरनाथ को इस तरह से गुस्से होते देख मीठी की आंखों में नमी तैरने लगी थी। वो पहले ही अरनाथ के बर्ताव से बहुत ज्यादा मायूस हो रही थी और अब तो अरनाथ के गुस्से ने उसे और भी ज्यादा उदास कर दिया था। कुछ देर बाद अरनाथ वॉशरूम से बाहर आया तो देखा मीठी बेड पर मुंह फुलाकर ही बैठी थी। जब अरनाथ वॉशरूम से बाहर आकर चेंजिंग रूम में चला गया तो मीठी भी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में गई और कुछ देर बाद शावर लेकर बाहर आई। एक बार भी उसने नजर उठाकर अरनाथ की तरफ नहीं देखा था। उसे यूं मुंह फुलाकर इधर उधर देखते देख अरनाथ ने अब अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो मन ही मन बोला, ओह गॉड, मुझे हो क्या जाता है? मैं जानता हूँ मीठी, तुम अपने पास्ट को लेकर परेशान हो, लेकिन पता नहीं मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर जाता हूँ। अब मेरी वजह से तुम मुझसे नाराज हो गई हो, पर मैं तुम्हें ऐसे नाराज नहीं देख सकता। ये बोलकर वो मीठी की तरफ बढ़ गया, जो फिलहाल मिरर के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। वो उसके पास आकर कुछ कहता उससे पहले ही मीठी रूम से बाहर की तरफ चली गई। अरनाथ उसे हैरानी से जाते हुए देखने लगा। वो तुरंत बाहर की तरफ आया तो देखा मीठी किचन में जा रही थी। थोड़ी देर बाद मीठी किचन से बाहर निकली तो उसके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें ब्रेकफास्ट था। उसके पीछे पीछे ही एक सर्वेंट भी आ रही थी जिसके हाथों में एक और ट्रे थी जिसमें जूस के ग्लासेस रखे हुए थे। मीठी ने आकर वो ट्रे टेबल पर रखी और खुद चेयर पर बैठ गई। अरनाथ उसके पास आकर चेयर पर बैठा और उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझसे नाराज हो तुम? मीठी ने अपना हाथ उसे छुड़वाया और बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरनाथ तुरंत बोला, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो स्वीट? मीठी बिना उसकी तरफ देखे ही बोली, मैं सब समझ रही हूँ मिस्टर स्वीट। फिलहाल आप प्लीज नाश्ता कीजिए, मुझे जल्द से जल्द घर जाना है। अरनाथ थोड़ी मायूसी से बोला, मेरी तरफ नजर उठाकर देखोगी भी नहीं? मीठी ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अरनाथ ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और बोला, आई एम सॉरी स्वीट, प्लीज माफ कर दो। वो बस मैं गुस्से में यूं ही बोल गया। तुम जानती हो मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करता, लेकिन तुम बार बार मुझसे वो सवाल पूछ रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया। मीठी एक बार फिर से उससे अपना हाथ छुड़ाकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मैंने आपसे कहा ना मिस्टर स्वीट कि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। प्लीज अब अपना नाश्ता फिनिश कर लीजिए। ये बोलते हुए मीठी ने उसकी प्लेट अलग और अपनी प्लेट अलग कर दी थी तो अरनाथ बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब नाश्ता फिनिश हो जाए तो आ जाना। ये बोलकर वो बाहर की तरफ चला गया और मीठी ने अब भी
नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नीचे की तरफ गिर रहे थे। उसने भी अपने प्लेट को थोड़ा सा पीछे की तरफ किया और टेबल से उठकर बाहर की तरफ आ गई, जहां पर अरनाथ गाड़ी में बैठ चुका था। मीठी जाकर उसके साथ वाली सीट पर बैठी और अरनाथ ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दोनों के ही चेहरे इस वक्त गुस्से से लाल हुए थे और दोनों ही एक दूसरे की तरफ नज़र उठाकर नहीं देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन, अमानत और रेयान दोनों बाहर गार्डन एरिया में थे और अमानत वॉक कर रही थी तो रेयान वहीं पर एक्सरसाइज कर रहा था। आज दोनों को उठने में थोड़ा लेट हो गया था। कल हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद रेयान अमानत को सीधा घर लेकर आया था और दोनों ही खाना खाकर आराम से सो गए थे। पर कहीं ना कहीं भांग का नशा उन दोनों के सिर पर अभी भी था, इसलिए दोनों को उठने में देरी हो गई। अब सूरज निकल चुका था और सूर्य की हल्की हल्की किरणें रेयान पर आ रही थी। वॉक करते हुए अमानत की नज़रें रेयान पर ही टिकी हुई थी। फिलहाल वो पुशअप्स लगा रहा था और पुशअप्स लगाते हुए वो पूरा पसीने से भर चुका था। फिलहाल उसने सिर्फ वाइट कलर का लोअर पहना हुआ था और पसीने से चमकती हुई उसकी हल्की टैन बॉडी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वो एकदम से ऊपर की तरफ उठा और अपने आसपास नज़रें घुमाते हुए अपना टॉवल ढूंढने लगा। तभी अचानक से अमानत उसके सामने आई। उसके हाथ में रेयान का वाइट टॉवल था। उसने टॉवल को रेयान की चेस्ट पर रखा तो रेयान की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गई। वो बड़ी ही गौर से अमानत को देख रहा था। अमानत की नज़रें भी उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। वो हल्का हल्का टॉवल को ऊपर की तरफ उठाती और फिर वापस रख देती। अचानक ही रेयान ने उसकी कलाई को अपने हाथ में पकड़ा और फीका सा मुस्कुराकर बोला, थैंक यू, बाकी मैं कर लूँगा। ये बोलकर वो उसके हाथ से टॉवल लेकर खुद अपना सीने से पसीना साफ करने लगा। अमानत को उसका यूं उसके हाथ को रोक देना बड़ा अजीब लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद नजर आ रही थी, जो ऐसा लग रहा था जैसे अब रेयान ने बिल्कुल ही तोड़ दी हो। अमानत तुरंत वहां से अंदर की तरफ जाने लगी। अंदर अभी वो अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तारा उसके सामने आकर खड़ी हुई। तारा को अपने सामने देखकर अमानत के परसों की बात याद आने लगी, जब तारा ने उसे इतना कुछ सुनाया था। लेकिन फिर भी अमानत ने अपनी नज़रें झुकाई और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग। तारा थोड़े सख्त लहजे में बोली, गुड मॉर्निंग तो ठीक है, लेकिन वो क्या था जो तुमने परसों रात को किया? अमानत हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ बोली, मैंने क्या किया? तारा गुस्से से बोली, तुम मेरे और रेयान के बीच आने की कोशिश कर रही हो। अमानत की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो तुरंत बोली, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने तो रेयान से कुछ भी नहीं कहा और ना ही आपसे कुछ कहा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप दोनों के बीच आ रही हूं? तारा गुस्से से बोली, क्योंकि तुम आ रही हो। देखा मैंने अभी अभी कैसे रेयान के करीब आने की कोशिश कर रही थी तुम, लेकिन रेयान शायद तुम्हें अपने करीब चाहता ही नहीं। तुम सिर्फ उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसका प्यार नहीं। अमानत उसे कोई जवाब देती उससे पहले ही वहां पर रेयान की आवाज गूंजी, मेरे और अमानत के बीच क्या है और क्या नहीं, इसकी फिक्र करने की जरूरत आपको नहीं है मॉम। रेयान की आवाज सुनकर तारा और अमानत दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां पर रेयान को देखकर तारा के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए थे। वहीं अमानत की आंखों में पहले से ही नमी तैरने लगी थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि तारा क्यों अपने दिल में उसके लिए एक नफरत पाले बैठी है, जबकि उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। वो तो उस दिन भी रेयान को छोड़कर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन रेयान उसे खुद वापस ठाकुर मेंशन लेकर आया। रेयान अंदर की तरफ आया और तारा की तरफ देखते हुए बोला, मैंने आपसे पहले भी कहा था मॉम, और अब आखिरी बार कह रहा हूँ,
आप मेरे और अमानत के बीच प्लीज इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। बीवी है वो मेरी। मैं उससे प्यार करता हूं या वो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर आपको कमेंट करने का कोई भी हक नहीं है। तारा गुस्से से बोली। मॉम हूं मैं तुम्हारी, तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। रेयान भी तुरंत बोला। एग्जैक्टली, बीवी है अमानत मेरी, आप भी उससे ऐसे बात नहीं कर सकती मॉम। तारा नाराजगी से बोली। तुम अमानत के लिए मुझसे लड़ रहे हो? रेयान फ्रस्ट्रेशन से बोला। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता मॉम, और आपसे तो मैं चाहकर भी नहीं लड़ सकता। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अमानत को भी आपकी बातें सुनते नहीं देख सकता। उसकी कोई गलती नहीं है, शादी मैंने उससे की थी। मैं उससे प्यार करता हूं या नहीं ये सिर्फ मैं जानता हूं, और कोई मेरे रिलेशन पर उंगली उठाने या उन पर अपने जजमेंट दे, ये तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, और ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। अब मैं आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ मेरे और अमानत के बीच आना बंद कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अमानत को लेकर यहाँ से जाना पड़े, क्योंकि अपनी बीवी की इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। रेयान की बात सुनकर तारा हैरान थी, और उससे भी ज़्यादा हैरान थी अमानत। उसकी आंखों से आंसू बाहर की तरफ आने लगे थे। वो वहां से भागते हुए अपने रूम की तरफ आ गई। रेयान ने जब उसे जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन तारा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। रेयान ने वापस नजरें घुमाकर तारा की तरफ देखा। तारा बेबसी भरी आवाज में बोली। तो मुझसे प्यार नहीं करते हो रेयान? अगर वो तुम्हारा प्यार होती तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम यह है कि उसकी वजह से तुम घुट घुट कर जी रहे हो। रेयान भी परेशान होते हुए बोला। ये आपको लगता है मॉम, और अगर आपको कोई चीज़ लगती है तो वो सच हो ये ज़रूरी नहीं। मुझे नहीं पता आपको अमानत से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्लीज़ मॉम उसके साथ अब बेरुखी भरे लहजे में बात मत कीजिएगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये बोलकर उसने तारा से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। तारा की आंखों में नमी थी। वहीं शेखावत मेंशन में अक्सर और प्याली दोनों तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ आए और देखा कि बाकी सब पहले से ही डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। अहान आज पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा था, लेकिन जन्नत फिलहाल वहां दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि जन्नत किचन में थी। चशन और तक्षक दोनों अहान की तरफ देख रहे थे। जो डाइनिंग टेबल पर बैठा उन्हें हैरान तो कर रहा था, लेकिन उसकी जो नज़रें बार बार किचन की तरफ जा रही थी वो उन्हें और भी ज़्यादा हैरान कर रही थी। तभी जस ने एकदम से बोला। क्या हुआ आहू? आज तुम्हें कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है क्या? चसन के मुंह से अपने लिए आहू सुनकर अहान की आंखें लगभग से बाहर आने को हो गई। वहीं किचन के दरवाजे से बाहर की तरफ आ रही जन्नत के भी कदम एकदम से रुक गए थे। एक धुंधली सी तस्वीर उसकी आंखों के सामने आने लगी और उसे अपनी ही आवाज में आहू शब्द सुनाई देने लगा। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे।